हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 10th क्लास का काव्य खंड का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि देख सकते फ्रेंड 10th क्लास का जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं काव्य खंड को देखने वाले हैं फ्रेंड। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हम लोग जो गद्य खंड था, जो कहानी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो सब्जेक्टिव, उसका देख सकते हैं फ्रेंड, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं फ्रेंड तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या आई बटन में भी लिंक रहेगा फ्रेंड, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग काव्य खंड से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है देख सकते हैं कि राम नाम बिनु बियर्थे जग जनिमा। राम नाम बिनु बियर्थे जग जनिमा, इनका लेखक है गुरु नानक। तो चलिए, गुरु नानक जी का कुछ हिस्ट्री है जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे कि इस पाठ में कवि गुरु नानक जी का जन्म, इस पाठ के जो कवि हैं गुरु नानक जी का जन्म 1469 तलावंडी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलावंडी ग्राम में, जो ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ननकाना साहब। देख सकते हैं फ्रेंड, जो वर्तमान में ननकाना साहब पाकिस्तान में पड़ता है फ्रेंड। देख सकते हैं गुरु नानक, देख सकते हैं गुरु नानक देव जी की भक्ति निर्गुण थी। गुरु नानक जो थे वह किस भक्ति थे? तो निर्गुण भक्ति के थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक सतह थे। क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक सतह थे। इस कविता में गुरु की भक्ति और परमात्मा की भक्ति पर जोर दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु नानक जी जो इस कविता में गुरु की भक्ति पर जोर दिया है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देख सकते हैं कि कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि कवि थे जो किसके बिना जगत में अपना जन्म को व्यर्थ मानते थे। तो इस पाठ में जो गुरु नानक जी थे उनका कहना था कि लोगों का जन्म व्यर्थ है जो इस संसार में आकर राम नाम की जाप नहीं करते हैं। यानी देख सकते हैं कवि का कहना है कि राम नाम के जाप जो लोग नहीं करते हैं वह उनका जन्म में यह जन्म व्यर्थ है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो वाणी विष के समान हो जाती है कवि गुरु नानक देव जी के अनुसार जब कोई मनुष्य राम नाम को छोड़कर कोई दूसरी वाणी बोलता है। देख सकते हैं कि जो कोई मनुष्य हैं जो राम नाम के बात को छोड़कर कोई दूसरी वाणी बोलता है तो उसकी विष की समान हो जाती है। तो वह वाणी विष की समान हो जाती है। या जब इंसान अपने परमात्मा को भूलकर स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे गुरु नानक जी के द्वारा कहा गया है कि जब इंसान अपने परमात्मा को भूलकर स्वयं को ही सब कुछ समझने लगता है तब उनकी वाणी विष के समान हो जाती है। क्या हो जाती है? तब उनकी वाणी विष के समान हो जाती है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ब्राह्मण के दृष्टि से ब्राह्मण निवास करता है। तो देख सकते हैं
कि कभी गुरु नानक देव जी के अनुसार ब्राह्मण का निवास उस मनुष्य के मन में होता है जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ और इच्छा आदि नहीं होता है। देख सकते हैं कि गुरु नानक जी के द्वारा कहा गया कि ब्राह्मण कहाँ निवास करता है, तो ब्राह्मण निवास करते हैं जिनके मन में काम, क्रोध, लोभ और इच्छा, देख सकते हैं, इच्छा आदि नहीं होता है, उन्हीं के मन में ब्राह्मण निवास करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रेम आइनी श्री राधिका, इनका लेखक है प्रेमघन, सॉरी फ्रेंड, इनका लेखक है रास खान। प्रेम आइनी श्री राधिका, इनका लेखक है रस खान। तो चलिए रस खान जी के बारे में कुछ जानते हैं। इस पाठ के कवि रस खान का जन्म 1610 में हुआ था। इस पाठ के जो कवि हैं रस खान, उनका जन्म 1610 में हुआ था। रस खान के दो प्रमुख ग्रंथ प्रेम वाटिका और सुजान प्रसिद्ध हैं। देख सकते हैं, बहुत ही वीवीआई है फ्रेंड कि प्रेम वाटिका की रचना किसने की, तो रस खान जी ने, और सुजान की रचना किसने की थी, तो यह रस खान जी ने ही किया था। कवि ने राधा और कृष्ण को मालिन कहा है। देख सकते हैं रस खान जी ने कवि राधा को माली और मालिन कहा है। चलिए देख सकते हैं जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने माली और मालिन किसे और क्यों कहा। तो देख सकते हैं कि कवि रस खान ने राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा है क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि राधा और कृष्ण प्रेम वाटिका में माली और मालिन के समान विचारण रहे हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि कवि ने माली और मालिन किसे और क्यों कहा है। तो कवि रस खान ने राधा और कृष्ण को माली और मालिन कहा है क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि राधा और कृष्ण प्रेम वाटिका में माली और मालिन के समान विचारण कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने कृष्ण को चोर क्यों कहा। कवि का अभिप्राय स्पष्ट करना है। देख सकते हैं तो कवि ने कृष्ण को चोर कहा क्योंकि कवि राधा कृष्ण के प्रेम में इतना खो गए थे कि उन्हें अनुभव हो रहा था कि कृष्ण ने उन्हें चित्त यानी मन को चुरा लिया है। देख सकते हैं कि कवि ने कृष्ण को चोर इसीलिए कहा है क्योंकि कवि राधा के प्रेम में इतना खो गए थे, जो राधा कृष्ण के प्रेम में कवि इतना खो गए थे कि उन्हें अनुभव हो रहा था कि कृष्ण ने उनके चित्त यानी मन को चुरा लिया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग, अति सुधो स्नेह को मार्ग, लेखक है घनानंद। कौन है? घनानंद। चलिए घनानंद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैं बिल्कुल अपना भाषा में बता रहा है फ्रेंड, और देख सकते हैं वीडियो को पूरा देखिए। और देख सकते हैं अगर आप जो कहानी का वीडियो नहीं देखें फ्रेंड तो आई बटन में लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देंगे फ्रेंड, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल वही प्रश्न आने वाला है। तो चलिए आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आए हैं फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए घनानंद जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस पाठ के जो कवि घनानंद का जन्म 1689 में हुआ था। कब हुआ था? 1689। घनानंद रीति, देख सकते हैं रीति युग के कवि थे। घनानंद किस युग के थे? रीति युग के कवि थे। कवि घनानंद की कौन सी भाषा थी? तो ब्रज भाषा। घनानंद की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। चलिए घनानंद जी के बारे में देख सकते हैं, देख लिए फ्रेंड। तो चलिए उनका क्वेश्चन को देखते हैं कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों है। कवि
प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों है? कवि के द्वारा जो प्रेम मार्ग है उसको अति सुधो क्यों कहे हैं? तो कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहा है क्योंकि कवि के अनुसार प्रेम की भावना अमृत के समान पवित्र और मधुर होती है। देख सकते हैं कि कवि घनानंद जी जो अति सुधो इसीलिए कहे हैं क्योंकि कवि के अनुसार प्रेम मार्ग की भावना, जो प्रेम मार्ग की भावना है उसमें अमृत के समान पवित्र और मधुर है। प्रेम मार्ग पर चलना सरल और कुशल होता है। प्रेम मार्ग पर चलना सरल और कुशल होता है। इस मार्ग पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कवि घनानंद जी कह रहे हैं कि इस मार्ग पर चलने वाले के लिए बहुत छल कपट की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है और क्यों? देख सकते हैं कि कवि घनानंद जी अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं और क्यों पहुँचाना चाहते हैं। तो चलिए देख सकते हैं जैसा कि किस तरह से लिखना है कि कवि अपनी जो प्रेयसी यानी प्रेयसी सुजान की विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादलों से अपने प्रेम को आंसुओं के सुजान तक पहुंचाने का आग्रह करता है। देख सकते हैं कि कवि जो सुजान से जो प्रेम करते थे, कौन? घनानंद जी करते थे। तो उनकी विरह वेदना यानी उनकी यादों को करते हुए यह बादलों से कहते हैं। किनसे? बादलों से कहते हैं कि अपने प्रेम आंसुओं से सुजान तक पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं, यानी सुजान के आंगन में पहुंचाने का आग्रह कर रहे हैं। कौन? घनानंद जी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे, स्वदेशी लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए देखेंगे बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में। तो चलिए इस पाठ में कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ था। यह कविता स्वदेशी प्रेमघन सर्वशब्द से लिया गया है। यह कविता है जो स्वदेशी प्रेमघन सर्वशब्द से लिया गया है। चलिए देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो लिखना है किस तरह से कि कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारतीय लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, चाल ढाल एवं शिक्षा धीरे धीरे विदेशी हो जा रही है। देख सकते हैं कि भारत में भारतीयता कवि को इसीलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा यानी चाल ढाल और शिक्षा धीरे धीरे सब विदेशी हो रही है। कवि ने यह देखा है कि यहाँ के लोग हिंदी बोलने और खुद को भारतीय कहने में भी संकोच करते हैं। देख सकते हैं कि कवि के अनुसार यह देखा गया है कि यहाँ के लोग हिंदी बोलने और खुद को भारतीय कहने में भी संकोच करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि देख सकते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिलेगा। तो चलिए आज काव्य खंड का यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि ने नेताओं के बारे में क्या कहा है? तो कवि ने नेताओं के बारे में क्या कहा है? तो चलिए देख सकते हैं कि कवि प्रेमघन ने नेताओं के बारे में कहते हैं कि वह
देख सकते हैं कवि प्रेमघन ने नेताओं के बारे में कहते हैं कि वह ऐसे लोग जिसे ढीली ढीली धोती नहीं संभाला जाता है वह देश संभालने हैं तो देश का क्या हाल होगा। देख सकते हैं प्रेमघन जी यह कहते हैं कि उनको अपनी जो ढीली धोती है वह संभाल नहीं पाते हैं तो वह देश को भला क्या संभाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा। तो चलिए कि कवि ने वैसे लोगों को डफाली कहा जो दूसरों की झूठी प्रशंसा करके उनका मन उत्साहित कर देता है। देख सकते हैं कवि वैसे लोगों को डफाली कहे हैं जो दूसरे के झूठी प्रशंसा करके यानी जो दूसरे के झूठी तारीफ करके अपने मन को उत्साहित कर देता है। क्या कर देता है? उत्साहित कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत माता देख सकते हैं भारत माता का जो लेखक है सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो चलिए उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देख सकते हैं एक पाठ के जो कवि इस पाठ के जो कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी के उत्तरांचल अल्मेरा में हुआ था। कहाँ? उत्तरांचल के अल्मेरा में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार सेन भी कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सुकुमार सेन के भी सुकुमार कवि भी इनको कहा जाता है। किनको? सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। चिदम्बरा इनका महत्वपूर्ण जो पुस्तक है चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनके लिए? चिदम्बरा के लिए। चलिए देख सकते हैं उनके द्वारा कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है कि उन्होंने इस पाठ में भारत माता का यथार्थ चित्र किया है। भारत माता की कैसी चित्र किया है? तो यथार्थ, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यथार्थ चित्रण किया है। तो चलिए यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी गई है। तो चलिए किस तरह से लिखना है। तो देख सकते हैं कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी नहीं बनी हुई है क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारत माता को 30 कोटि संतान को शोषित किया जा रहा है। देख सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो भारत माता की 30 कोटि के जो संतान थे उनको शोषण यानी लूटा जा रहा है और यह देखकर माता कुछ नहीं कर पाती है। यह सब देखकर माता कुछ भी नहीं कर पाती है। जैसे एक मेहमान किसी दूसरे के घर में हो रहा अत्याचार को रोक नहीं सकता है। देख सकते हैं कि यहाँ पे वह साफ साफ बता रहे हैं कि जैसे एक मेहमान किसी दूसरे के घर में हो रहे अत्याचार को वह रोक नहीं सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते कवि भारत को गीत प्रकाश में कहकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है। तो चलिए देख सकते कवि भारत माता को गीत प्रकाश में कहकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहा है। तो चलिए किस तरह से लिखना है। तो देख सकते हैं कि कवि ने भारत माता को गीत प्रकाशनी बताने के बावजूद भी ज्ञान मूढ़ कहा है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना हुई है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गीता जैसी महान ग्रंथ की रचना हुई है। वहाँ के लोगों पर वर्तमान में अंग्रेज का शासन है। वहाँ के लोगों पर वर्तमान में अंग्रेज का शासन है। ऐसा देखकर कवि को लगता है कि भारत माता ज्ञान मूढ़ हो गई है। यानी देख सकते हैं वहाँ की जो शासन व्यवस्थाओं को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि भारत माता सब कुछ देखते हुए वह क्या हो गई है? ज्ञानमूढ़ हो गई है, यानी कुछ भी नहीं कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देख सकते हैं तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में आज का भारत माता तप स्वयं क्यों सफल हो गया। तो कवि की दृष्टि में आज का भारत माता तप स्वयं क्यों सफल हो गया होगा। तो किस तरह से लिखना है कि कवि की दृष्टि में आज का भारत माता का तप सफल हो रहा है क्योंकि गांधी जी भारत माता की अहिंसा रूपी दूध पीकर अंग्रेज को भारत से भगा रहे हैं। तो देख सकते हैं कवि की दृष्टि में भारत माता का तप स्वयं सफल हो रहा है क्योंकि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो अहिंसा रूपी दूध पीकर अंग्रेजों को भारत से भगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भगा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो आ गया चैप्टर जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो चलिए दिनकर जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इस पाठ में जो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म तिथि है जो देख सकते हैं 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कहाँ? रामधारी सिंह जी का जो जन्म हुआ था वह सिमरिया के बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। रामधारी सिंह जी को राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उबरसी, रेणुका, हारे को हरिनाम इत्यादि देख सकते हैं। उबरसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किससे? उबरसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यह एक छायावाद कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं जो एक छायावाद कवि हैं। संस्कृत के 4 अध्याय उनके द्वारा कुछ लिखा गया प्रमुख है। संस्कृत के 4 अध्याय लिखे थे जिनके लिए साहित्य पुरस्कार मिला था और उबरसी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बन गया कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और उबरसी का लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो उबरसी के लिए मिला था। और 4 अध्याय के लिए क्या मिला था? तो साहित्य पुरस्कार मिला था। चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। तो देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है? स्पष्ट करना है। तो देख सकते हैं कवि दिनकर जी के अनुसार उन नेताओं का अब समय परिवर्तन होने वाला है। कवि दिनकर जी के अनुसार उन नेताओं का अब समय परिवर्तन होने वाला है जो भली भांति जनता पर देख सकते हैं जनता पर इतने दिनों से शासन कर रहे थे। कवि कहते हैं कि आज समय जनता का है। कवि कहते हैं क्या? कि आज समय जनता का है, सिंहासन प्रजा के लिए खाली किया जाए। देख सकते हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि सिंहासन प्रजा के लिए खाली किया जाए। अब सिंहासन पर बैठेगी कौन? जनता बैठेगी। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि कवि दिनकर की दृष्टि में पसीना बहा रहे काम कर रहे वाले मजदूर को आज के देवता कहें। किनको? देख सकते हैं कवि की दृष्टि में पसीना बहा रहे हैं काम कर रहे हैं जो खेत में मजदूर हैं उनको आज के देवता कहे हैं। यह हमें सड़कों में खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? यह हमें सड़कों में खेतों खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। चलिए देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में पंक्तियों के माध्यम से। कवि किस किस देवता की बात करते हैं और क्यों? देख सकते हैं भाव स्पष्ट करना है कि देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। इस पंक्तियां के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए
कि इस पंक्तियाँ के माध्यम से कवि खेत खलिहान में काम करने वाले देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार कर्म करने वाले व्यक्ति ही देवता हैं। देख सकते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि इस पंक्तियाँ के माध्यम से कवि कहते हैं कि खेत खलिहानों में काम करने वाले देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति ही देवता है। अतः मजदूर आज का देवता है। आज का देवता किनको कहा है? मजदूरों को कहा है। चलिए, हिरोशिमा। हिरोशिमा हिरोशिमा का लेखक हैं अज्ञेय जी। क्या? अज्ञेय जी। हिरोशिमा जापान में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? जापान में स्थित है, जो अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, उनके बारे में कौन लिखे थे? अज्ञेय जी लिखे थे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय है। तो चलिए अज्ञेय जी के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं इस पाठ के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। कब? 1911 में। कवि के माता का नाम अवंती देवी, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। इसकी प्रमुख काव्य हरी घास पर और क्षण भर हैं। देख सकते हैं हरी घास पर और क्षण भर हैं प्रयोगवाद के सूत्रपात थे। कौन सा? प्रयोगवाद के सूत्रपात थे। इस कविता में वे मानवीय दुर्दशा का विभिंसिका का चित्रण करने वाली यह कविता है। देख सकते हैं मानव के जो दुर्दशा हुआ था, जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उस समय 6 अगस्त 1945 को, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, उसमें देख सकते हैं काफ़ी तबाही मचा दिया था। जो जापान में हिरोशिमा जो नगर के चौक पर गिराया गया था, उसमें काफ़ी सारा तबाही मचा दिया था। उसी के बारे में कौन लिखे थे? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञेय जी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? तो हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में क्या है? तो चलिए किस तरह से लिखना है कि हिरोशिमा में आज भी साखी अर्थात प्रमाण के रूप में है। प्रमाण के रूप में है। जो देख सकते हैं जहां तहां जले हुए पत्थर, टूटी फूटी सड़कें एवं लाशों के कंकाल देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं कि आज भी हिरोशिमा में जहां तहां जले हुए पत्थर और टूटी फूटी सड़क पर लाश कंकाल देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है? तो चलिए किस तरह से लिखना है कि मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सभी दिशाओं में दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया हिरोशिमा की धरती पर सभी दिशाओं में दिशाहीन होकर पड़ी हुई है, क्योंकि हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा 1946 में जो परमाणु विस्फोट किया गया था। देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ मिस्टेक हो गया, 1945। कब? 1945 में जो परमाणु विस्फोट किया गया था, जिससे बहुत भारी क्षति हुई थी। जिससे क्या हुई थी? बहुत भारी क्षति हुई थी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। वृक्ष की हत्या। वृक्ष की हत्या लेखक है कुंवर नारायण। तो चलिए कुंवर नारायण जी के बारे में कुछ जान लेते हैं यहाँ पे कि इस पाठ के जो कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को
लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह कविता संग्रह इन दिनों से लिया गया है। किससे? इन दिनों से लिया गया है। यह कविता संग्रह बहुत बार यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एक वृक्ष की हत्या किससे लिया गया है, तो इन दिनों से। कवि कहते हैं कि घर को बचाना है किससे? लुटेरे से। किससे बचाना है? लुटेरे से। शहर को बचाना है किससे? नादिरों से। और देश को बचाना है दुश्मनों से। देख सकते हैं यहाँ पे दुश्मनों से। नदियों को बचाना है किससे? नाला हो जाने से। और हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। देख सकते हैं खाना को बचाना है जहर हो जाने से। और जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। कवि का यही कहना है। और मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से। तो चलिए किस तरह से कवि बचाने की बात कहते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बता दिए हैं फ्रेंड। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है क्योंकि देख सकते हैं वह उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। जो वृक्ष था जो कवि के दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। वृक्ष धूप वर्षा आदि सहकर भी दूसरे को छाया देता था। किसको? दूसरे को छाया देता था। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में वृक्ष का अहम भूमिका है। देख सकते हैं कि सब कुछ सहकर वह दूसरे को छाया देती है। इसीलिए प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में वृक्ष का अहम भूमिका रहा है। इस बात को समझते हुए कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार कहा है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता था? तो वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता था? तो जब कवि कुंवर नारायण कहीं बाहर से आते थे, जब कवि कुंवर नारायण कहीं बाहर से आते थे तो दरवाजे पर खड़ा वृक्ष उसे कहता था कौन? तो जवाब में लेखक उसे कहता कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कवि और वृक्ष के बीच यही संवाद है। क्या संवाद थे? कहूँ से भी आते थे तो वह दरवाजे पर खड़ा था। कौन? वृक्ष था। और कवि से पूछता था कि कौन? तो जवाब में जो लेखक देते थे, कवि थे, कहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और वृक्ष के बीच और कवि के बीच यही संवाद था। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि घर, शहर और देश को बचाने के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? तो देख सकते हैं कि कवि घर, शहर और देश को बचाने के बाद नदी और हवा, खाने जंगल, देख सकते खाने जंगल और मनुष्य को बचाने की बात कहते हैं। किनको? देख सकते हैं नदी, हवा और खाने के लिए जो जंगल हैं और मनुष्य को बचाने की बात कहते हैं। चलिए हमारी नींद के लेखक है बीरेन डंगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल। तो चलिए बीरेन डंगवाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस पाठ के जो कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 को हुआ था। कब? 5 अगस्त 1947 को उत्तरांचल के गढ़वाल में हुआ था। कहाँ? उत्तरांचल के गढ़वाल में हुआ था। कवि बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? दुष्चक्र के लिए। तो चलिए देख सकते हैं कि बीरेन डंगवाल के लिए किसके लिए साहित्य पुरस्कार मिला था? दुष्चक्र। बहुत ही वीवीआई है। दुष्चक्र के लिए बीरेन डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए उनका कुछ क्वेश्चन है जो देख लेते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे मक्खी होगा फ्रेंड। मक्खी के जीवन में चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किया गया है।
मक्खी के जीवन चक्र के का कवि द्वारा उल्लेख किया गया है? जाने क्या अर्थ है? तो चलिए, कवि बीरेन डंगवाल मक्खी के जीवन चक्र का वर्णन करते हुए हमें यह बताना चाहते हैं कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव हैं जिनका जीवन काल हमारी नींद के दौरान ही समाप्त हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ बता रहे हैं कि कुछ लोगों का जो जीवन काल है जो हमारी नींद के दौरान ही वह समाप्त हो जाते हैं, परंतु वे जीवनी अपने जीवन में खुशी रहते हैं, परंतु वह जीवनी अपने जीवन में खुशी खुशी रहते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, उदाहरण के तौर पर हम लोग ले रहे हैं कि देख सकते हैं कि जो बोर्ड का परीक्षा है, देख सकते हैं कि वह 1 साल का ही होता है। पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 3 घंटा का ही एग्ज़ाम लिया जाता है। देख सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट सोए हुए हैं और एग्ज़ाम निकल गया। उसी के आधार पर यह कविता बनाया गया है कि अपना जीवन में कर्म करते रहना है, रुकना नहीं है। न जाने कब जीवन का जो काल है वह समाप्त हो जाएगा, यानी वक्त निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कवि हो जाएगा। यहाँ पे कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? तो चलिए, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? देख सकते हैं कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसीलिए करते हैं क्योंकि वह हमें बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? कि गरीब लोग कम पैसे कमाकर भी अपने जीवन में खामोशियाँ मना लेते हैं। तो चलिए देख सकते हैं कि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसीलिए करते हैं क्योंकि गरीब लोग कम पैसा कमाकर भी अपने जीवन में खुशियां मना लेते हैं, परंतु कई अमीर लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे धन कमाने के बावजूद भी खुशियों को ठीक से नहीं मना पाते हैं। देख सकते हैं कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसीलिए करते हैं कि कम पैसा कमाकर भी वह खुशियां मना लेते हैं, परंतु अमीर लोग बहुत पैसे और धन कमाकर भी खुशियां नहीं मना पाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं अक्षर ज्ञान का लेखक है अनामिका। कौन है? अनामिका। चलिए अनामिका के बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। तो इस पाठ में जो कावित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ? बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। चलिए उनका जो देख सकते हैं क्वेश्चन है कि बेटे की आंख में आंसू कब आते हैं और क्यों? चलिए किस तरह से लिखना है कि बेटे की आंख में आंसू तब आ जाते हैं जब वह कई बार अंगा लिखने की कोशिश के बावजूद भी वह उसे नहीं लिख पाता है। देख सकते हैं कि बेटे के आंख में आंसू तब आते हैं जब बार बार प्रयास करने के बाद भी वह अंगा नहीं लिख पाते हैं, यानी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं लिख पाते हैं, और उसे गोद में बच्चा लिए एक माँ साल समान लगता है। जो देख सकते हैं कि उसे गोद में बच्चा लिए एक माँ का समान लगता है, जिसे लिखना उसके लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसीलिए बेटे की आंख में आंसू आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं बेटे के लिए अंगा क्या है? तो देख सकते हैं फ्रेंड, बेटे के लिए अंगा है जो उसको माँ के गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। बेटे के लिए अंगा उसके गोद में लेकर बैठने वाली माँ है जो उसे उत्साह और प्रेम देती है। क्या देती है? उत्साह और प्रेम देती है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास जी हैं। यह कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो यह एक बार फिर से बंगाल में लौट कर मत आने की बात कहते हैं, यानी
जो लेखक हैं जीवनानंद दास जी, यह कहते हैं कि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो भगवान से हमें यह विनती है कि मैं एक बार फिर से बंगाल की ही धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। तो चलिए इसी के बारे में बताते हैं। तो चलिए जीवनानंद दास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पे, कि इस पाठ में जो कवि जीवनानंद दास का जन्म 1899 में बंगाल में हुआ था। कहाँ? बंगाल में। कवि इस कविता में अपने बंगाल के प्रति प्रेम को दर्शाए हैं। इस कविता में कवि अपने बंगाल के प्रति प्रेम को दर्शाए हैं और मरने के बाद पुनः वापस वह बंगाल के ही भूमि पर जन्म लेने की उनकी इच्छा को व्यक्त किए हैं। देख सकते हैं कि कवि मरने के बाद भी वह वापस फिर से बंगाल के ही भूमि में वह जन्म लेने की इच्छा को व्यक्त करते हैं। मरने के बाद बंगाल में लौटने की वह बात करते हैं। कौन? जीवनानंद दास जी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करता है और क्यों। तो चलिए किस तरह से लिखना है कि कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि इस सभी चीज़ों को प्राकृतिक से बहुत ही प्रेम है। देख सकते हैं चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू और सारस को, जो देख सकते हैं इन सब चीज़ों को प्राकृतिक से बहुत प्रेम है, इसीलिए कवि इन सब बनने की इच्छा रखते थे और कवि भी प्राकृतिक से प्रेम करते थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। तो चलिए कवि उस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करता है जहां हरे भरे धान के खेत में, जहां नदियां बहती हो और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य माहौल हो। देख सकते हैं कि कवि बंगाल में आने के लिए क्यों इच्छा जताते हैं? जहां हरे भरे धान के खेत, जहां बहती हुई नदियां और चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का माहौल। तो इसी को देखकर कवि फिर से बंगाल में लौटने की बात कहते हैं। चलिए 12 नंबर जो नेक्स्ट नंबर है, मेरे बिना तुम प्रभु, लेखक है रेनर मारिया रिल्के जी हैं। कौन है? रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ के जो कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। तो चलिए देख सकते हैं वह वर्तमान में ऑस्ट्रिया, वर्तमान में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के तथा माता का नाम सोफिया था। क्या था? पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इस कविता में एक भगवान और एक भक्त के बीच संबंध बताया गया है। इस कविता में एक भगवान और एक भक्त के बीच का संबंध बताया गया है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। संदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों। कवि के अनुसार एक भगवान का अस्तित्व भक्त के बिना के कारण होता है। देख सकते हैं कि कवि के अनुसार एक भगवान का अस्तित्व भक्त के बिना नहीं हो सकता है और यदि भक्त ना रहे तो भगवान का भी अस्तित्व नहीं होता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन आपका संदार लवादा गिर जाएगा। देख सकते हैं कि कवि कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व भक्त पर ही टिका हुआ है। यदि भक्त ही ना रहे तो भगवान क्या कर सकते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिस दिन मैं ना रहूँगा उस दिन आपका भी संदार लवादा गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भक्त और भगवान के बीच संबंध को प्रकाश डालना है। तो चलिए इस कविता में कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भक्त और
कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भक्त और भगवान के बीच एक अटूट संबंध होता है। देख सकते हैं रेनर मारिया रिल्के जी बताते हैं कि भक्त और भगवान के बीच एक अटूट संबंध होता है। इस संबंध में वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक होते हैं, अर्थात दोनों अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं होती हैं। यह देख सकते हैं कि रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख सकते हैं आज के लिए इतना ही। तो चलिए, काव्य खंड का पूरा वीडियो लेकर आए थे फ्रेंड। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। कैसा लगा अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा फ्रेंड। अगर आप कहानी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक है फ्रेंड, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा गोधली का जो सब्जेक्टिव है पूरा बुक ख़त्म हो गया है फ्रेंड। 2 वीडियो आपके लिए बनाया गया है, देख सकते हैं। एक में है कहानी पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में है काव्य खंड। तो चलिए, पार्ट 1 का वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा फ्रेंड। आई बटन में आपको मिल जाएगा पार्ट 1, और पार्ट 2 में देख सकते हैं काव्य खंड का वीडियो लेकर आए थे। तो चलिए, देख सकते हैं हमारा देख सकते हैं जो गोधली है उसका सब्जेक्टिव का क्लास ख़त्म हो गया फ्रेंड। 2 वीडियो है, तो दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड हम वर्णिका का क्लास लेकर आने वाले हैं, एक ही वीडियो में संपूर्ण। तो चलिए, कैसा लगा अपना कमेंट में राय दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और देख सकते हैं वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।